नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मंथन की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम कर रहे हैं मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, आज हम करेंगे समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य और सांवेगिक बुद्धि के क्वेश्चन। ठीक है, चलो फर्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना कुंठा व अंतर्द्वंद्व को कम करती है? ठीक है, दमन, शमन, प्रतिमान, प्रतिगमन। ठीक है, एक व दो दोनों या फिर उपयुक्त सभी। कुंठा जब हमारी आवश्यकता और परिस्थिति में तालमेल नहीं बैठ पाता है तो हमें क्या होता है? कुंठा होती है। और जब हमें किन्हीं दो लक्ष्यों में से किसी एक को चुनना पड़ता है तो हमें संघर्ष भी होता है। ठीक है, कुसमायोजन के लक्षण है ये। फिर हम समायोजन करने के लिए कुछ तरीके अपनाते हैं, वो यहाँ दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन से तरीके हम अपनाते हैं बताइए। तो यहाँ क्या होंगे? ये सभी ही इसमें शामिल है। ठीक है, दमन है किसी चीज का बलपूर्वक दमन करना, दुखी होकर के। ठीक है, और शमन है किसी चीज का शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक मीन्स हम कई बार ये कह देते हैं कोई बात नहीं है, हो गया तो हो गया, या ऐसा ही होना था, इस तरीके से। और जब हम किसी चीज का हमारे वश में कोई चीज नहीं है, हमें दुख हो रहा है, हम वो चीज प्राप्त भी करना चाहते हैं, तब वो क्या होता है? वो होता है दमन। ठीक है, प्रतिगमन होता है पीछे की ओर लौटना, यानी कि बाल्यावस्था के जैसी, शिशुअवस्था की जैसी हरकतें करने लगना। तो ये सभी इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी आरएएस परीक्षा देता है और उसमें असफल रहता है। वह सबसे कहता है मैं आरएएस बनना ही नहीं चाहता था। ठीक है, चाहता हूं, ये उदाहरण कौन सी रक्षा युक्ति का है? ठीक है, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन प्रक्षेपण, युक्तिकरण या फिर तदात्मयीकरण, किसका है? उदात्तीकरण को हम सुधार कह सकते हैं। जब हम हमारी नेगेटिव एनर्जी का, नेगेटिव किसी चीज को पॉजिटिव तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी बच्चे को क्या हो रहा है, गुस्सा अगर ज्यादा आ रहा है तो यानी उसके एनर्जी को हम क्या करेंगे? कहीं और लगा देंगे। तो उसको खेल में डाल दो तो वो बच्चा क्या करेगा? उसकी एनर्जी खेल में चली जाएगी तो गुस्सा कम करेगा। इसी तरीके से प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन क्या होता है? अपनी कमियों को किसी दूसरे के ऊपर थोपना। और युक्तिकरण क्या होता है? किसी गलती का, किसी असफलता का एक बड़ा ही तर्कसंगत सटीक सा कारण बता देना, युक्तिकरण है। ठीक है, और तदात्मयीकरण होता है, ये किशोरावस्था में ये प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहाँ? किशोरावस्था में। ठीक है, कि किसी दूसरे की पर्सनैलिटी को अपने अंदर ढालना, किसी दूसरे की तरह व्यवहार करना। वीर पूजा होती है ना, एक तरीके से किसी को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? असफल रहता है और कहता है कि मैं बनना ही नहीं चाहता था, यानी बड़ा स्टिक सा एक कारण बता रहा है अपनी असफलता का। तो यहाँ हमारा आंसर है युक्तिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है, क्या है? मानसिक थकावट, बीमारी, परिपक्वता या फिर प्रशिक्षण। स्थायी और अस्थायी। क्या थकावट से कोई भी चीज सीखी हुई स्थायी और अस्थायी होती है? नहीं। किसी बीमारी से? नहीं। परिपक्वता से? नहीं। यहाँ हमारा आंसर है प्रशिक्षण, यानी कि बार बार प्रयास करेंगे तो क्या होगा? कोई भी चीज स्थायी और अस्थायी के बीच परिवर्तन लाती है। अगर हम किसी चीज का प्रशिक्षण नहीं लेंगे तो वो स्थायी नहीं होगी। ठीक है, अधिगम से रिलेटेड है ये। समायोजन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या है? क्या सही नहीं है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या फिर समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। क्या सही नहीं है?
समायोजन क्या होता है? मैंने पहले भी बताया कि हम जब आवश्यकता और परिस्थिति से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं तो कुसमायोजन होता है। अगर तालमेल बैठा लेते हैं तो समायोजन। यह संतुलन प्रदान करता है, सही है। यह समस्या का समाधान करता है, ये भी सही है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, नहीं है क्या? ये एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, तभी तो हम क्या करते हैं जीवन में, हर पल हम एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं होगी तो हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारा व्यवहार असामान्य हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जोन्स के अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस पर दी गई सहायता नहीं है? ठीक है, विकल्प चुनने की, समायोजन करने की, अपनी समस्याओं का समाधान करने की, या अनुसंधान कार्य करने की। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक किशोर को मार्गदर्शन किस तरीके से देते हैं, ये टॉपिक भी ऐड हो जाता है। यानी स्पष्ट नहीं है लेकिन ये ऐड है उसमें। तो कौन सा इसमें मार्गदर्शन में हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को इस लायक बनाना कि वो अपनी समस्या का समाधान खुद कर सके। उसको अलग अलग विकल्प देते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये तो सही है विकल्प चुनने की। समायोजन करने की, ये भी सही है। अपनी समस्याओं का समाधान करने की, ये भी सही है। तो हमें नहीं वाला ऑप्शन देखना है। तो हमारा आंसर है अनुसंधान कार्य करने की। समायोजन में, ये निर्देशन में हम क्या करते हैं, किसी तरीके का कोई वो थोड़ी करते हैं रिसर्च वगैरह। तो हमारा आंसर है अनुसंधान कार्य करने की। नेक्स्ट है, उल्लासपूर्ण एवं मुक्त वातावरण तथा माता पिता के मध्य सामंजस्य पूर्ण संबंधों के साथ एक अच्छा परिवार बालक के मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि में बहुत अधिक योगदान करता है। यह कथन किसका है? प्लांट, फ्रैंडसन, कप्पू स्वामी, या फिर क्रो एंड क्रो। किसका है ये कथन? है कप्पू स्वामी का। मित्रों, आप जितनी भी प्रीवियस ईयर की परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं अच्छे से याद कर ले, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन परिभाषा से रिलेटेड आएगा ही आएगा समायोजन में। यदि किशोर शिक्षार्थी अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कृत एवं तंग किए जाते हैं तो इससे क्या उत्पन्न होता है? हीनता की भावनाएं, मानसिक अवरोध, भय की भावनाएं, या मस्तिष्क विकार। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? यदि एक किशोर को बार बार डांटोगे, उसकी बेइज्जती करोगे तो क्या होगा? उसमें हीन भावना पैदा होगी। के मैककिन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो बच्चे अपने को समायोजन की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं वो किस वर्ग से संबंधित है? प्रत्याहार वर्ग, अनिश्चित वर्ग, सावधान वर्ग, या फिर अनुरूपता वर्ग। क्या है आंसर? इसमें हमारा आंसर होगा अनुरूपता वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है। क्या है? पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण, यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी कोई अगर क्या है एकदम स्वस्थ है तो वो क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य मिशन, समायोजन, या उपयुक्त सभी। क्या होगा? यहाँ हमारा आंसर होगा मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या होगा? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तरीके से एडजस्टमेंटेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व प्रत्यय विकसित होता है। स्व प्रत्यय यानी खुद के प्रति धारणा किस तरीके से विकसित होती है? स्व धारणा से, लोगों की धारणा से, स्व धारणा और लोगों की धारणा से, या उच्च बुद्धि लब्धि से। क्या है आंसर? स्वधारणा यानी हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे, या फिर लोग हमारे बारे में क्या धारणा रखते हैं इससे।
या फिर स्वधारणा और लोगों की धारणा दोनों से, या फिर जिसका आईक्यू लेवल क्या है उच्च होगा उसका स्व प्रत्यय उतना ही अच्छा होगा। क्या है इसमें से? कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा आईक्यू वाले खुद के प्रति नेगेटिव भी तो रख सकते हैं। क्या होगा? तो इसमें हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्वधारणा और लोगों की धारणा। हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमने हमारे मन में खुद के प्रति किस तरीके की छवि बना रखी है, और लोग अक्सर हमारे बारे में क्या कहते हैं। हम क्या करते हैं, लोगों से सुन सुन के अपने प्रति एक धारणा बना लेते हैं। फ्रेंड्स, इससे भी क्या होता है, असमायोजन की स्थिति होती है एक तरीके से। अगर लोगों की सिर्फ हम नेगेटिव बातों को इकलेक्ट कर करके खुद की धारणा बना लेते हैं, तो ये एक तरीके से हमारा मानसिक विकार तरीके का हो जाएगा। तो छोड़िए इसे। तो हमारा आंसर है स्वधारणा और लोगों की धारणा। के मैकिन के अनुसार जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं वे जिससे संबंधित है, यानी इस तरीके के बच्चे जो दूसरों से मिलने में क्या है झिझकते हैं, उनको क्या कहेंगे? प्रत्याहार वर्ग, अनिश्चित वर्ग, सावधान वर्ग या अनुरूपता वर्ग। तो यहाँ हमारा आंसर है प्रत्याहार वर्ग। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। एक अध्यापक असहानुभूतिपूर्ण यानी बच्चे की समस्याओं को, उसके संवेगों को न समझ पाना, और कठोर दृष्टिकोण बड़ा ही गलत तरीके का नेगेटिव व्यवहार किसको प्रभावित करेगा? स्वास्थ्य को, बच्चे के गृह कार्य को, उसकी रुचि को, या फिर उसके समायोजन को? किसको करेगा? बच्चा टीचर को पसंद नहीं करेगा, गृह कार्य नहीं करेगा, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, या समायोजन? तो सबसे बेस्ट है समायोजन, क्योंकि समायोजन में सारी बातें आ जाती है। अगर एक टीचर ही बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा है, तो बच्चे भी उसके साथ क्या है इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो उनका समायोजन ठीक से नहीं हो पाएगा। चलिए, मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसको है? लैडेल, हेडफील्ड, C.W. बियर्स और जॉन्स। क्या है? यहाँ हमारा आंसर है C.W. बियर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? ठीक है। अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, संतुलित समायोजन, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक समायोजनशील व्यक्ति की विशेषता कौन सी नहीं है? अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, अवधान की कमी, सांवेगिक संतुलन और कार्य कुशलता। क्या होगा? जो व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, उसका अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य होगा, उसमें ध्यान की कमी, अवधान की मांग का मतलब है ध्यान की कमी, वो किसी चीज पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा अच्छे से। सांवेगिक संतुलन, अपने संवेगों को अच्छे से प्रदर्शित करना, उनको कंट्रोल करना, ये सब। कार्य कुशलता, जो भी कार्य ले लिया उसको बड़े ही अच्छे तरीके से करना। तो क्या है हमारा आंसर? हमारा आंसर है अवधान की मांग। ये पूछ रहा है कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है, यानी समायोजनशील व्यक्ति की विशेषता कौन सी नहीं है? अवधान की मांग। अवधान की मांग का मतलब हो गया कि उसमें ध्यान की कमी है, तो ये वाला नहीं होगा। कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती है? ठीक है, कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, तो इनमें से कौन सी बुद्धि है जो रुकती नहीं है, चलती रहती है? शैक्षिक बुद्धि, वाचिक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि और स्थानगत बुद्धि। क्या होगा आंसर? इसको हम सांवेगिक बुद्धि भी बोल सकते हैं। शैक्षिक बुद्धि, तर्क वितर्क वगैरह ये सारी बातें। तो क्या यहाँ हमारा आंसर है भावात्मक यानी सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि, चाहे एक बूढ़ा आदमी है, उसके अंदर सहानुभूति भी होगी, उसका खुद के उसके ऊपर कंट्रोल भी होगा संवेगों के ऊपर, उसको पता होगा कि मुझे कौन सी परिस्थिति में किस तरीके का व्यवहार करना है। ठीक है,
तो हम किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेंगे, ये हमारे इमोशंस के हम किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं, इस पे डिपेंड करता है। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है, ठीक है, इन्होंने एक परिभाषा दी थी संघर्ष की, उसमें से कौन कौन से शामिल है? कष्टदायक दशा का विरोध, विपरीत इच्छा, अनहोनी, या एक और तीन, या फिर उपयुक्त सभी। यानी संघर्ष किसको कहते हैं, कब होता है? जब कोई बड़ी दुख देने वाली कोई स्थिति होती है, कोई विपरीत इच्छा, या फिर कोई अनहोनी, एक व तीन, या फिर सभी। तो यहाँ हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। देखिए परिभाषा, डगलस तथा हॉलैंड, संघर्ष से तात्पर्य अनहोनी, विपरीत इच्छा और कष्टदायक दशा का विरोध करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, इसीलिए आप परिभाषाओं को अच्छे से देखेंगे। कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? एबिलिटी मॉडल, योग्यता मॉडल, ठीक है, जॉन मेयर और किसने दिया था? पीटर सोल्वे ने योग्यता मॉडल दिया था। ठीक है, कौन सा उसमें नहीं है? संवेगों की आत्म अवधारणा, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का प्रयोग करना, संवेगों को समझना। 3 मॉडल है इमोशनल इंटेलिजेंस के, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। उनमें कितनी योग्यताएं बताई है, मॉडल किसने दिया है, और कौन सी किससे संबंधित है, इंटरपर्सनल है या इंट्रापर्सनल है। ठीक है, तो क्या है हमारा यहाँ आंसर है संवेगों की आत्म अवधारणा। चलिए देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन से और योग्यताएं बताई थी। दूसरों के संवेगों को जानना, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण और संवेगों का प्रयोग करना। ये क्या हो गया? संवेगों को समझना, उचित व्यवस्था। दूसरों के संवेगों को समझना यानी कि तदानुभूति, सहानुभूति जिसको बोलते हैं। संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, अच्छे से किसी घटना का संवेग का प्रत्यक्षीकरण करना, प्रयोग करना, समझना और उचित व्यवस्था। ये पांचों क्या करेंगे आप? रट लेंगे अच्छे से। व्यक्ति की जिंदगी की सफलता का मात्र 20% ही बुद्धि लब्धि के कारण होता है, बाकी 80% का कारण सांवेगिक बुद्धि होती है। ये परिभाषा किसकी है? सोलोवी एंड मेयर की, गिलफोर्ड की, बारोन की, या फिर गोलमैन की? किसकी है ये परिभाषा? है गोलमैन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमैन द्वारा बताए गए संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है? गोलमैन ने जो मॉडल दिया था उसको हम क्या बोलते हैं? आगे क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगी। कौन सा शामिल नहीं है? आत्म जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, आत्म नियंत्रण, भावनाओं को विचारों में स्वीकृत करना। क्या है? 5 बताए थे इन्होंने। अभी 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसमें सिर्फ ये पूछा था कि कितने कारक बताए हैं। 4, 5, 6, 7 ऑप्शन थे। और इसके अलावा पीटर सोलोवे में से जो क्वेश्चन आया था उसमें उनके नाम दिए हुए थे और पूछा हुआ था कौन से नहीं है। तो इस बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। तो कौन सा नहीं है? भावनाओं को विचारों में स्वीकृत करना। ये देखिए, ये है इन्होंने जो 5 तत्व बताए थे। आत्म जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, आत्म नियंत्रण, आत्म अभिप्रेरणा और परा अनुभूति। ठीक है, इसमें देखिए ये जो 3 चीजें हैं ये किससे है? सेल्फ से रिलेटेड है, और ये किससे है? सामाजिक से रिलेटेड है। ये इसीलिए इनको मॉडल को क्या बोलते हैं? मिश्रित मॉडल। ठीक है, बता दिया। कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं कौन से? जो अधिकतम अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं। कुसमायोजित, ठीक है, अनुचित ढंग से, गलत तरीके से किसी परिस्थिति का सामना करना, समाज विरोधी गतिविधि करना, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होना, उपयुक्त सभी।
ये समायोजित व्यक्ति की विशेषताओं के बिल्कुल विपरीत है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है, तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद्वों को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। रुकावट को नष्ट करना, दूसरा रास्ता निकालना, दूसरे लक्ष्यों को प्रतिस्थापन करना या अनिर्णय। प्रत्यक्ष में कौन सा तरीका शामिल नहीं है? जब हम रक्षा युक्तियां पढ़ते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म दो तरीके की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आगे पूरा चार्ट है उसका। प्रत्यक्ष वो होती है जो हम क्या करते हैं, चेतन रूप से यूज करते हैं, बड़े ही सोच समझ के किसी समस्या का जब समाधान करते हैं, अपनी असफलता का कोई अलग तरीका निकालते हैं। और अचेतन रूप से जो कार्य करती है वो कौन सी होती है? अप्रत्यक्ष होती है। ठीक है, तो कौन सी है इनमें से? दूसरे लक्ष्यों को क्या करना? प्रतिस्थापन करना। ये सारी प्रत्यक्ष रुकावट को दूर करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि आखिर समस्या है क्या, फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। और अनिर्णय, कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि हम डिसीजन ही नहीं ले पाते, हम कहते हैं छोड़ो बाद में सोच के बताऊंगा, है ना। जब किसी विद्यार्थी द्वारा समय की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को दिया जाता है ताकि उसके अवांछित व्यवहार से ध्यान क्या हो? हट जाए। यानी अपनी असफलता का कारण किसी और को बताना, उसे औलाना ना मिले, इसलिए। कौन सी रक्षा युक्ति का यूज करता है? उदात्तीकरण का, दमन का, तदात्मयीकरण का या फिर प्रक्षेपण का? किसका करेगा? प्रक्षेपण करना। प्रक्षेपण यानी थोपना किसी दूसरे के ऊपर, ये यही तो बोल रहा है कि किसी दूसरे को बताना। ठीक है, तो ये है प्रक्षेपण। कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं, उनमें उच्च है। क्या चीज उच्च होती है? आईक्यू, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि, सांवेगिक लब्धि या फिर आध्यात्मिक लब्धि? कौन सी होगी? ज्यादा आईक्यू वाले आसानी से एडजस्ट होते हैं क्या हर जगह? देखिए क्या है आंसर। यहाँ हमारा आंसर है सांवेगिक लब्धि। यानी कि इमोशंस क्या होती है, सांवेगिक बुद्धि क्या है? खुद के संवेगों को समझना, कंट्रोल करना, मैनेज करके रखना और सामने वाले के भी संवेगों को समझना और उसके अनुरूप व्यवहार करना। तो यहाँ हमारे सोशल रिलेशन जो होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं? सांवेगिक बुद्धि पर। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है, यह उदाहरण है किसका? प्रतिगमन का, युक्तिकरण का, दमन का, क्षतिपूर्ति का? क्षतिपूर्ति है, हम हमारी अगर हम में कोई कमी है तो उसकी पूर्ति हम किसी और लक्ष्य को प्राप्त करके दिखाते हैं। दमन में बलपूर्वक दमन, दुखी होकर के किसी चीज को छोड़ देना। युक्तिकरण, अंगूर खट्टे हैं, हम कर नहीं पाते तो उसका कोई अलग रास्ता निकाल लेते हैं, अगर किसी अचीव नहीं कर पाते हैं किसी चीज को। प्रतिगमन होता है पीछे की ओर लौटना, बचपन में चले जाना। अगर किसी बच्चे का माँ बाप कहना नहीं मानते हैं, बड़े बड़े बच्चे, आप यूं सोच लो 6 क्लास का बच्चा है, 7th का, इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन वो बचपन की तरह व्यवहार करने लगेगा, रोने लग जाएगा, जमीन पे सो जाएगा, लेट जाएगा, बुरे तरीके से व्यवहार करता है ना। तो ये क्या है? प्रतिगमन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है रक्षा युक्तियां। मैंने कहा था ना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। समायोजन में यही तो है, या तो समायोजन की क्या है? परिभाषा है, किसकी? समायोजन और कुसमायोजन की परिभाषाएं आप देखेंगे। इसके अलावा ये जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इनके एग्जाम्पल सहित किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं ये देखेंगे। ठीक है, और जो सांवेगिक बुद्धि है उसमें क्या है? मॉडल है, अलग अलग 3 प्रकार के मॉडल है, वो देखेंगे। और क्या है, जैसे कि इन्होंने कौन कौन से योग्यताएं बताई है वो सारी देखेंगे, इनका तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, मिलान कीजिए। देखिए 3 मॉडल है सांवेगिक बुद्धि के, इसके अलावा सांवेगिक बुद्धि का मापन यानी इसके कुछ परीक्षण भी है, वो भी करेंगे। शील गुण आधारित प्रतिमान किसका है? डेनियल गोलमैन का है क्या?
योग्यता आधारित प्रतिमान केवी पेट्रिडस का है क्या? मिश्रित आधारित प्रतिमान जॉन मेयर पीटर सेलावे का। कौन सा है, किसका है? देखिए मैंने आपको बता भी दिया था बीच में कि मिश्रित प्रतिमान किसका है, गोलमैन का है, ठीक है। और शीलगुण किसका है, केवी पेट्रिडस का है। बचा कौन सा, योग्यता आधारित जॉन मेयर और पीटर सेलावे। तो एक का 2, बी का 3 और 3 का 1 4th नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी और बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।